हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस स्पीशीज में आपका स्वागत है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड आरसीईपी, दैट इज योर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किया था। हालांकि आरसीईपी के डिटेल में हम नहीं गए थे एक्चुअली, इसीलिए क्योंकि ये मुद्दा थोड़ा पुराना हो गया है। एंड नॉट ओनली दैट, इसकी जो न्यूज़ में आने की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम है। हालांकि जो बेसिक ओवरव्यू है आरसीईपी के बारे में हमने वो आपको बता ही दिया है। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? इट्स एन एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन आसियान एंड 5 अदर कंट्रीज, एंड उसमें इंडिया शामिल नहीं है। इंडिया ने खुद डिसीजन लिया था कि हमें आरसीईपी ज्वाइन नहीं करनी है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडेज क्लास। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड अबाउट ऑल दीज। एंड ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आरसीईपी में कंट्रीज कौन कौन से हैं जिसके साथ एफटीए किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बट we don't have India because India didn't join it. Why didn't join it? Because various factors like unfavorable balance of trade with China. We have huge trade deficit with China. तो if India joins this FTA तो हो सकता है कि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स competitive ना रह पाएँ मार्केट में, और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर सकती है बिकॉज दे आर रिलेटिवली चीपर, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ चाइनीज स्ट्रेटजी कि वो आपका प्राइस को कम करके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है ताकि उसके जो प्रोडक्ट्स है वो भारी मात्रा में, बल्कि मात्रा में एक्सपोर्ट हो सके। दैट विल बेनिफिट चाइना एंड द रेवेन्यू। तो ये सब कुछ कारण थे अलोंग विद अपोजिशन फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बिकॉज दीज इंडस्ट्री में फेस कंपटिशन फ्रॉम द वेरियस industries located in different countries of these groupings. Along with lack of consensus on rules of origin, we have discussed about rules of origin क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से रूल्स ऑफ ऑरिजिन का फ़ायदा उठा के बहुत सारे देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट्स को लाभ उठाना चाहते हैं, डिस्पाइट कि डायरेक्टली द कंट्री डज नॉट हैव free trade agreement with the countries of others. And also one of the weak points was ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म, जहाँ पर भारत ने बोला था ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म हो इस एग्रीमेंट में, बट द मेंबर्स डिडंट एग्रीड टू हैव एन ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। और ये ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म वही था कि भाई साहब अगर इंपोर्ट एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाती है तो इंडिया विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन द इम्पोर्ट। लेकिन द कोलैबोरेशन डिडंट हैपेंड, दैट्स व्हाई इट इज़ वन ऑफ द रीजन इंडिया एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस ग्रुपिंग। एंड वी हैव द सिक्योरिटी कंसर्न्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, बहुत सारी चीज़ें थी, ये तो हमने कुछ डिस्कस किया। होप यू क्लियरली अंडरस्टूड ऑल दीज। वॉट वर द इम्प्लीकेशंस, मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था बिकॉज आप इसको पढ़ सकते हो, बट आई डोंट थिंक इट्स रेलेवेंस फॉर नाउ। बट हाँ, अगर न्यूज़ में आएगी तो वो तो आपका करंट अफेयर मैगजीन में कवर हो जाएगा, तो दैट्स नॉट अ बिग इश्यू। सो वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड ईस्ट एशिया समिट, एंड ईस्ट एशिया समिट का बेसिक्स हमने डिस्कस किया था। इसके अगर रेगुलर समिट होते हैं बेसिकली, ये तो एनुअली होता है, तो करंट अफेयर्स में भी कवर हो जाएगी। हालांकि मैंने यहाँ पर बेसिक्स आपको बताया था। नाउ वी विल मूव ऑन टू संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम एस को इस मैगजीन से डिस्कस नहीं करेंगे। वाई? इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ टू रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर आपको बेसिक्स क्लियर तरीके से समझाई नहीं गई है। इट इज़ सिंपली जो मीटिंग्स हुई थी उसको हाईलाइट किया गया, एंड कुछ बेसिक्स हैं बट दैट विल नॉट सफिसाइज यू टू अंडरस्टैंड। तो वी थॉट कि कम से कम हम इसको विजन आईएएस के मैगजीन से कर लेंगे, उसके टॉपिक से कर लेंगे। एंड ऑल्सो ये जो आपका 20th एससीओ समिट है, बट वी नो कि आपका 21st एससीओ समिट भी हो चुका है,
एंड उसके आउटकम क्या रहे उसे जानना ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग कि इंडिया को 2023 में एससीओ की प्रेसिडेंसी मिलने ही वाली है, ठीक है। तो इंडिया विल होस्ट द एससीओ समिट इन 2023। सो विल मूव ऑन टू एससीओ टॉपिक फर्स्ट, एंड एससीओ के बेसिक के बारे में जानेंगे, एंड देन what were the outcomes of the 22nd meeting of the SCO that was held in Samarkand, Uzbekistan. So first of all, you should need to understand that Samarkand is located in Afghanistan. We will discuss in little bit detail because these topics becomes important for the examination point of view. काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहती है, ठीक है। तो क्या की हाईलाइट होगा इस एससीओ का, उससे पहले हम बेसिक की तरफ चलते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एससीओ, तो एससीओ जो है आपका परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड आपका ये एससीओ चार्टर के माध्यम से इस्टेब्लिश हुआ था, एंड इट वाज साइंड इन 2002, एंड दैट चार्टर केम इनटू फोर्स ऑन 19 सितंबर 2003, एंड अल्टीमेटली एससीओ केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब इसमें क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है कि इसमें पहले टोटल 8 मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है। बट विद द रिसेंट समिट, दैट इज योर 22nd मीटिंग ऑफ एससीओ, इसमें ईरान को भी शामिल कर लिया गया है। तो वी हैव नाउ 9 मेंबर्स इन टोटल। वी विल डिस्कस द मेंबर्स वन बाय वन। तो देख सकते हो यहाँ पर ईरान वाज एक्सेप्टेड एज परमानेंट मेंबर ऑफ द एससीओ। तो what are the major goals of SCO? So first you should understand that there are certain goals that SCO focus upon. First of all is your security related concerns, कि अगर कोई security related मुद्दा है तो SCO member countries मिलकर sort out करेंगे, as well as resolving the border issue। हालांकि ये कहने वाली बात है, बट आप देख सकते हो बॉर्डर डिस्प्यूट्स या बॉर्डर इश्यूज़ के मुद्दे पर चाइना डिस्कस भी नहीं करना चाहता है विद इंडिया, ठीक है। एंड ऑल्सो मिलिट्री कॉपरेशंस की भी बात है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटरिंग टेररिज्म। यहाँ पर भी आप देख सकते हो चाइना का द्विभेद वाला विचार सामने नजर आता है, बिकॉज एक तरफ यहाँ पर काउंटरिंग टेररिज्म का बात है, बट दूसरी तरफ पाकिस्तान को वो सपोर्ट करता है इन दीज टाइप ऑफ मैटर्स, डिस्पाइट इंडिया रेजेज complaints against Pakistan in the field of terrorism. And we have one more objective, countering American influence in the Central Asia। ये ध्यान रखना है, इट कैन बी asked in the prelims, और आपको गलत लगेगा कि भाई साहब ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकता, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, दैट इज योर काउंटरिंग अमेरिकाज इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। इसका सिंपल सा मतलब है कि सेंट्रल एशिया में अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कम करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि वी हैव द 4 countries that belongs to Central Asia एक्सक्लूडिंग तुर्कमेनिस्तान। जनरली तुर्कमेनिस्तान मेंबर्स नहीं रहते हैं कुछ ग्रुपिंग्स के, तो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दो तो वी हैव द कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। यू आर नॉट सीइंग हियर द तुर्कमेनिस्तान। तो डेफिनेटली मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हो गए, वी हैव द चाइना, एंड वी हैव द 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, एंड वी हैव द रशिया, इंडिया, Pakistan, and Iran. Iran is the latest inclusion, and your India and Pakistan was included in this grouping in 2017। तो ये ध्यान रखना है। एंड वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्वर स्टेटस स्टेट्स। तो ऑब्जर्वर स्टेटस वो होते हैं जो बेसिकली मेंबर तो नहीं है बट इनको भी बुलाया जाता है, ठीक है, मीटिंग सब में। तो इसमें आपका अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, बट यू शुड नॉट रिमेंबर दिस। ऑल्सो दे हैव डायलॉग पार्टनर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा एस की रेलिवेंसी की बात करें तो अप्रोक्स जो आपका एस है 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट ऑल्सो कंप्राइज 25% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया, एंड ऑल्सो 24% ऑफ द ग्लोबल GDP। तो ये 2-3 बातें याद रखनी है फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, बट नॉट फॉर द प्रीलिम्स, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेजर गोल्स, एंड वी विल डिस्कस द की हाईलाइट्स की क्या क्या डिस्कशन हुई थी इन मुद्दे पर इस 22nd SCO समिट में। बट
थोड़ा सा वर्किंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं एससीओ की। तो एससीओ एक संस्था है, तो जाहिर सी बात है ये गवर्न होती होगी एक डेफिनेट वर्किंग स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका आता है वो है हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल। तो यहाँ पर क्या होते हैं, देश के जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन बी द प्राइम मिनिस्टर, इट कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, जो आपके मेंबर स्टेट्स होंगे। एंड दिस इज़ द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। एंड नेक्स्ट वी हैव द हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल। तो यहाँ पर ये जो काउंसिल है दैट डिस्कसेस द स्ट्रेटजी ऑफ मल्टीलेटरल कॉपरेशन एंड प्रायोरिटी डायरेक्शंस की किस दिशा में हमें काम करना है, किस दिशा पर हमें मेजोरिटली फोकस करनी है। And we have the two permanent bodies that is also very important because one of the permanent bodies RATS, that is your regional anti-terrorist structure that deals with curbing regional terrorism, separatism and extremism। ठीक है, हालांकि इसकी भी जो रेलेवेंसी है वो डाउटफुल हो जाती है बिकॉज ऑफ द चाइना पाकिस्तान को एक प्रकार से बोलते हैं ना भाई भाई वाला रिश्ता, वही है। एंड देन वी हैव एससीओ का सेक्रेटेरिएट। Secretariat coordinates the activity of the SEO and informational, analytical, legal, organizational and technical support ये प्रोवाइड करता है। एंड वी हैव द SEO बिजनेस काउंसिल्स एंड वी हैव द SEO इंटरबैंक कंसोर्टियम फॉर एक्सपेंडिंग द बैंक सर्विसेज। तो ये हमने देखा, ये होप कि आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। सो लेट्स कम टू द की हाईलाइट्स ऑफ द मीटिंग। तो सबसे पहली बात, ये हुई कहाँ पर थी, तो समरकंद इज इन उज्बेकिस्तान। तो यहाँ जो डिक्लेरेशन निकल कर आया, वी हैव द समरकंद डिक्लेरेशन, ठीक है, तो इसको अडॉप्ट किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि एससीओ की प्रेसिडेंसी हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू इंडिया एंड 2023 एससीओ समिट विल बी होस्टेड बाय इंडिया। एंड वाराणसी was declared as SEO tourism and cultural capital for 2022-23 and Iran was accepted as permanent member of SEO, we have already discussed। ठीक है, इंडिया ने किन किन मुद्दों पर यहाँ पर बात करने का प्रयास किया, तो इंडिया ने फूड सिक्योरिटी पर बात की। इंडिया ने बोला कि भाई साहब मिलेट्स को प्रमोट करो, जस्ट यू आर सीइंग इन द G20 इंडिया इज ऑल्सो प्रमोटिंग मिलेट्स एट वास्ट लेवल एंड मिलेट्स हैव इट्स ओन बेनिफिट्स, whether it's respect to the nutrition, whether it's respect to the dealing with the climate change, why you can answer in the comment section। ठीक है, and also issues related to the food security and also इंडिया ने ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने की बात करी है। ठीक है, कि भाई साहब ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट किया जाए। व्हाट डू मीन बाय ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन वैसे मेडिसिन कह सकते हो कि जो आपके जो पूर्वज हैं या फिर जो आपके बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं या फिर ट्राइबल्स हैं, उनके पास कुछ ऐसी नॉलेज होती है, नेचुरोपैथी कह सकते हो, ठीक है, या फिर आयुर्वेदिक नॉलेज कुछ कह सकते हो, जो आपकी बीमारियों को हील कर दे। ठीक है, तो ये सब बातें होती है, तो उन्हीं को ट्रेडिशनल मेडिसिन की कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो वी हैव डिस्कस द ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड ऑल्सो they advocated commitment to the peaceful settlement of differences and disputes between the countries, also to develop common principles and approaches to form a unified list of terrorist, separatist and extremist organization, also support for the non-proliferation of nuclear weapons and the continuation of nuclear disarmament, यानी कि nuclear disarmament पर फोकस किए जाए। तो ये सब कुछ है, हमने डिस्कस किया बेसिक्स, हमने कुछ जो हाइलाइट्स है वो भी देखा। बट यहाँ पर देखो रेलिवेंस ऑफ एससीओ फॉर इंडिया, व्हाट आर द रेलिवेंस ऑफ एससीओ, क्या इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, और ये आपका जब तक क्वेश्चन पूछने की संभावना है तब तक भी रहेगा। तो पहली बात तो ये कि एससीओ के माध्यम से इंडिया कैन पुश इफेक्टिव एक्शन इन कम्बेटिंग क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज। कैसे, बिकॉज एससीओ के अंतर्गत आपका जो RATS है ना, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो भी है, तो इसके माध्यम से भारत को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो ऑपरेशन कर सकते हैं, इनिशिएटिव्स ले सकते हैं ऑन कॉन्टरिंग टेररिज्म एंड नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो टू डील विद द इलिसिट ड्रग ट्रेड। ठीक है, तो RATS के बारे में हमने चर्चा की है। इट इज़ ए परमानेंट बॉडी ऑफ द एससीओ एंड intended to facilitate coordination and interaction between the SCO member states in the fight against terrorism, extremism, separatism we have discussed, and we have the cross border connectivity। कहने का मतलब ये है कि SCO can be a platform
जहाँ से भारत की जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है वो और ज़्यादा मजबूत हो सकती है, बिकॉज इसमें 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो जाहिर सी बात है इन प्लेटफॉर्म से अगर कोलेबोरेशन होता है और सब मिल के बोले कि भाई साहब हमें कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर काम करनी चाहिए दैट विल कनेक्ट सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड अदर कंट्रीज of the member states, so that will definitely boost the connectivity, and if the connectivity gets well established then trade will be getting promoted, and also जो resources आपके सेंट्रल एशिया सब में है तो भारत उन रिसोर्सेस को भी एसेस कर सकता है और भारत के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज मार्केट भी बन सकती है वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो एक आपने सुना भी होगा अश्वघाट एग्रीमेंट, तो वो आप हमें बताओ अश्वघाट एग्रीमेंट क्या है। ऑल्सो एक आपने ये भी सुना होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो ये भी है। एंड लेवरेजिंग अदर बायलैटरल रिलेशंस, तो ये है कि एसईओ प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अन्य बायलैटरल रिलेशंस को भी प्रमोट कर सकते हैं। जो भी आपकी खामियां हैं, जो भी आपके मतभेद हैं, उसको डील किया जा सकता है। जैसे होता है ना कि लेट्स से कि एसईओ की मीटिंग हुई तो सब मेंबर्स आए, अब हो सकता है कुछ मेंबर्स लेट्स से इंडिया और रशिया मिलके साइडलाइन में मीटिंग कर ले। ठीक है, हो सकता है इंडिया और चाइना साइडलाइन में मीटिंग करे और जो भी डिस्प्यूट्स है, इश्यूज है, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करे, तो इट कैन ऑल्सो लेवरेज अदर बायलैटरल रिलेशंस एज वेल, and it also provides a platform to manage relations with the China and stabilizing Afghanistan। हालांकि अब अफगानिस्तान में आपको पता है गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, द तालिबान हैज़ टेकन ओवर द अफगानिस्तान। तो एससीओ मेंबर स्टेट्स ने बोला है कि अफगानिस्तान में इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, यानी कि अफगानिस्तान शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट, वो तो चलो है। एंड देयर शुड बी फ्री ऑफ टेररिज्म, वॉर एंड ड्रग्स, एंड दैट विल ऑल्सो बेनिफिट इंडिया। एक बात आप हमें बताओ, हाउ स्टेबिलिटी एंड पीस इन अफगानिस्तान विल बेनिफिट इंडिया? शुड यू आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। दूसरी बात है इंक्रीज इंडिया शेयर इन रीजनल ट्रेड, तो इंडिया का जो शेयर है रीजनल ट्रेड में वो बढ़ सकती है, बिकॉज सेंट्रल एशिया रीजन की बात करें तो आपका आयरन और कोल, ऑयल, गैस, यूरेनियम सब रिच है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन भी पूछा गया था ना कि प्रीलिम्स 2023 में कि जो आपका कॉपर है दैट आर वेरी मच यूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रिक कार्स, तो कहाँ पर वो मिलता है मेजोरिटी शेयर में? तो आई थिंक कि उसका आंसर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो था। हालांकि यूरेनियम के मामले में आपका कजाकिस्तान सब में आराम से अच्छा वेल रिजर्व है, तो ये तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी मजबूत हो सकता है। वी हैव ऑल्सो डिस्कस इट इन सेंट्रल एशिया रिलेशंस विद इंडिया, एंड एनर्जी कॉपरेशंस भी हो सकते हैं, बिकॉज एस यू कैन अनब्लॉक इंडिया जैसेस टू यूरेशिया स्पेशली सेंट्रल एशिया, एंड ऑल्सो जो आपके तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसको फर्दर स्पीड अप किया जा सकता है, ताकि जो आपके नेचुरल गैस पाइपलाइन हो जल्दी से जल्दी इस्टेब्लिश हो सके बिटवीन दीज कंट्रीज, एंड भारत की एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो सके। बट देर इज ए challenges for India in the SCO. What are the challenges? First of all, you also know there is a dominant position of China. डोमिनेंट पोजीशन ऑफ चाइना की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि एक एग्जांपल दिया जाता है कि इंडिया को अगर छोड़ दो तो बाकी सारे जो आपके एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं, यानी कि टोटल 9 है, उसमें एक को यानी कि इंडिया को अगर हटा दो तो टोटल 8 कंट्रीज जो है वो चाइना के BRI के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी है कि चाइना जो है बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने का प्रयास ही नहीं करता है, और इसके कारण भारत की जो डिसीजन मेकिंग पावर है इन द एससीओ वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट हो जाती है। एंड वी हैव द इंडिया पाकिस्तान राइवलरी एंड ग्रोइंग चाइना पाकिस्तान रिलेशंस, तो वही बात है, ये तो और भी गर्म मुद्दा है कि एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच राइवलरी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना के बीच गहराई बढ़ती जा रही है। तो दैट इज मीनिंग कि अगर आपका भारत कुछ इनिशिएटिव लेता है टू काउंटर टेररिज्म और टू बैन सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, तो डेफिनेटली चाइना डज नॉट सपोर्ट इंडिया इन दीज टाइप ऑफ मैटर्स। ये सब बातें हैं।
एंड ऑल्सो ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक प्रोक्सिमिटी बिटवीन रशिया एंड चाइना, ये भी है ना, खासकर यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बाद तो ये प्रोक्सिमिटी और भी बढ़ी है, तो दैट कैन ऑल्सो हिंडर द क्लोजनेस ऑफ इंडिया विद द रशिया। ठीक है, तो ये बातें हो गई। उसके बाद वीक डिसीजन मेकिंग, क्यों? बिकॉज ऑफ द रिच डाइवर्सिटी इन मेंबर्स, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, लैंग्वेज और भी है। एंड ऑल्सो एससीओ ने कोई वायबल काउंटर टेररिज्म मेजर्स नहीं लिया है अगेंस्ट द थ्रेट दैट इज इमेनेटिंग फ्रॉम द अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन। एंड ऑल्सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, देयर इज ए डिफरेंसेस ऑन द व्यू पॉइंट्स ऑफ टेररिज्म। ठीक है, इंडिया जो टेररिज्म को जिस रूप में देखता है दैट इज डिफरेंट टू द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म अंडर द एससीओज रैट्स। ठीक है, तो एससीओ क्या कहता है टेररिज्म के बारे में कि भाई साहब टेररिज्म का मतलब ये है कि रिजीम डीस्टेबलाइजेशन, यानी कि जो सत्ता है वो डीस्टेबलाइज हो गई है, इनस्टेबिलिटी हो गई है। जबकि इंडिया कहता है इट इज़ रिलेटेड टू स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है इन पावर, वही आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करती है, तो वो भी आपका टेररिज्म के अंतर्गत आना चाहिए। एंड वी हैव द सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है, वी हैव लैक ऑफ यूनिफाइड अप्रोच फॉर डीलिंग विद तालिबान। तो वे अहेड क्या है भाई साहब इंडिया के लिए? तो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी भारत को बना के रखनी चाहिए। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मतलब कि किसी भी देश के दबाव में आने की भारत को ज़रूरत नहीं, उसकी जो इंडिपेंडेंट वॉइस है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, डिस्पाइट कि कोई भी कंट्री डोमिनेट करे ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन भारत का अपना इंडिपेंडेंट वॉइस जैसे है वैसे रहना ही चाहिए। और वो है भी, बिकॉज आप देख सकते हो एक तरफ भारत क्वाड का भी सदस्य, एक तरफ आपका एससीओ का भी सदस्य। तो क्वाड को कहा जाता है, आपको ही पता है कि ये आपका वेस्ट का अलायंस है, एससीओ आपका ईस्ट का अलायंस है। तो भारत जो है दोनों का सदस्य है ना, जबकि दोनों का डिफरिंग ऑब्जेक्टिव्स है। ऑल्सो रिवाइटलाइज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा स्लो है उसको रिवाइटलाइज करो, स्पीड अप करो, ताकि स्ट्रोंगर प्रेजेंस हो सके यूरेशिया में। ऑल्सो इम्प्रूविंग रिलेशंस विद चाइना एंड पाकिस्तान, ये भी एक हो सकता है, बट देयर इज ए डाउट इन दिस, यू नो वाई। प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल इन सेंट्रल एशियन रीजन, ये भी है, जैसे वहाँ पर यूथ का काफ़ी रेडिकलाइजेशन होता है, तो वहाँ पर डी रेडिकलाइजेशन करने में भारत मदद कर सकती है। एंड ऑल्सो लिवरेजिंग द सॉफ्ट पावर एंड ऑल्सो कोहेरेंट पॉलिसी फॉर तालिबान, क्योंकि अब तो तालिबान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो एग्जिस्टेंट में आ चुका है, तो भारत जो है वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करता भी है और कोशिश में है कि चलो कम से कम कोलिब्रेशन हो सके तो हो सके, ताकि स्टेबिलिटी हो अफगानिस्तान में। एंड मल्टीलेटरल कॉपरेशंस, ठीक है, लाइक डीलिंग विद एंटी टेररिज्म ड्रिल्स, एफएटीएफ में कॉपरेशन करो टू चॉक द फाइनेंसेस ऑफ टेरर आउटपुट्स। तो एफएटीएफ किसका है ये आप हमें बताओ। तो ये हमने देखा। एंड अगर हम बात करें एससीओ वर्सेस स्क्वाड, क्योंकि ये दोनों एक साथ जनरली कंपेरेटिव तरीके से यूज किए जाते हैं, तो क्या भारत क्रॉस रोड पर है? क्रॉस रोड पर मतलब मान के चलो एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, तो भारत यहाँ पर है, तो क्या भारत एससीओ की तरफ है या फिर क्वाड की तरफ है, किधर है? तो भारत जो है क्रॉस रोड की तरफ है, यानी कि यूँ कह सकते हो कि न्यूट्रलिटी। तो एक तरफ आप देखोगे कि भारत दोनों ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, तो भारत ऐसा लगेगा कि एक बोट है, और मतलब दो बोट है, एक एससीओ का और एक आपका क्वाड का, और भारत ने दोनों बोट पर एक एक पैर रखे हुए है ना। तो ये हो गया आपका। तो एक तरफ एससीओ को हम देखते हैं कि काउंटर नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, और क्वाड को हम देखते हैं कि एज एन कॉलिशन टू काउंटर चाइना। ये तो हमने बहुत बार देखा है, वी विल डिस्कस द क्वाड ऑल्सो हियर। ठीक है, लेकिन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ क्या है कि रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी हो। लेकिन अगर हम रियल पर्पज़ से जाएँ तो एससीओ जो है वो आपका इंडिया के कॉन्टिनेंटल नेबरहुड के मैटर को डील करता है टू इंश्योर पीस स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, जबकि क्वाड जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने का प्रयास करता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव है
कि फ्री एंड ओपन एंड रूल बेस्ड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन हो, ठीक है। बिकॉज इंडिया हो या फिर यूएस हो, मेजोरिटी ऑफ देयर ट्रेड इज डन वाया ओशियन, ठीक है, मेराइन शिपिंग जिसको आप कहते हो। तो यही बात है। तो इंडिया दोनों ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, तो जो दर्शाता है कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो मल्टी अलाइनमेंट की है, सिंगल अलाइनमेंट की नहीं है कि भाई साहब हम वेस्ट के साथ लग गए, चिपक गए, ठीक है, ऐसा नहीं है। इंडिया बैलेंस करके चलता है, और इसकी को आप कह सकते हो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि भाई साहब हमें जिधर जाने का मन करेगा विल गो देयर, है ना। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ग्रुप से चिपके हुए हैं। तो दिस इंटेल्स पुटिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट ऑन प्रायोरिटी, की भाई साहब मेरा तो हम लोग का मकसद है कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर रहे, वो प्रायोरिटी पर है, वाइल इंगेजिंग विद द मल्टीपल ग्लोबल प्लेयर्स। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस, एंड ये देख सकते हो इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन एस में भारत 2017 में फुल मेंबर बना। एंड क्या क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो वर्चुअल एग्जीबिशन होल्ड की गई शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज की, along with translation of 10 books of regional Indian literature into the official language of SCO, and hosting the first SCO Startup Forum. Also, आपका टेररिज्म सब के अगेंस्ट देशों को एक साथ लाने का प्रयास भी भारत करता रहा है। तो वी हैव डिस्कस द SCO इन डिटेल, member countries kindly remember that. So after discussing the SCO we have completed one topic, तो यहाँ से सब देख सकते हो we have discussed, ठीक है। एंड वी नाउ विल मूव टुवर्ड्स इंडिया एंड क्वाड। तो क्वाड के बारे में आप आई थिंक कि 2019 से ही सुन रहे होगे, और इस पर क्वेश्चंस भी आए हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ मेजर डेवलपमेंट होता है तो फिर से यूपीएससी में क्वेश्चंस आने का चांसेस है, यानी कि स्टेट पीसीएस में तो क्वेश्चंस आते ही है इससे, ठीक है। जैसे बीपीएससी में लगातार इससे 2 बार आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस ऑल्सो क्वाड बट नॉट फ्रॉम द ओनली एस मैगजीन, बट वी विल डिस्कस फ्रॉम द विजन आई एस मैगजीन, बिकॉज इसमें आपका कुछ बेसिक सब दिए गए हैं, तो इसके ओरिजिन इवोल्यूशन कैसे हुआ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया, ठीक है, चैलेंजेस क्या है क्वाड के लिए, एंड वे फॉरवर्ड क्या है। तो वी विल डिस्कस इन दैट ऑर्डर एज। तो जब हम क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल शब्द से बना है क्वाड। तो क्वाड मतलब क्या, आप ऐसे ऐसे कैसे 4 लाइन को एक साथ जोड़ दो, ऐसे भी जोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे 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 जोड़ दो, 1 2 3 4, बस 4 साइड्स होने चाहिए, ठीक है। भले वो टेढ़े हो कुबड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 साइड्स होने चाहिए, एंड दे शुड बी जॉइंटेड, एंड दीज 4 कॉर्नर्स रिप्रेजेंट्स व्हाट, दीज 4 कॉर्नर्स रिप्रेजेंट 4 कंट्रीज, वन इज योर जापान, वन इज योर इंडिया, वन इज योर यूएस, एंड वन इज योर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये लाइक माइंडेड कंट्रीज है, यहाँ पर आपका डेमोक्रेसी है, यहाँ पर लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये सब भी बातें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट क्या है, तो कंटेक्स्ट यही है कि सेकेंड एवर इन पर्सन मीटिंग ऑफ क्वाड वाज हेल्ड। तो बेसिकली क्वाड की बात करें तो ये आपका इनफॉर्मल एसोसिएशन है इंडिया प्लस यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो ग्रुप है वो 2007 में मीट करी थी ऑन द साइडलाइंस ऑफ द आसियान समिट, ठीक है। यानी कि जैसे आसियान समिट हुआ था उसमें ये सब मेंबर्स भी आए होंगे, तो साइड में ये 4 देश निकल लिए होंगे, और अल्टीमेटली बोले होंगे कि भाई साहब चलो एक ग्रुपिंग का निर्माण करते हैं, दैट विल हैव द सम ऑब्जेक्टिव्स, विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। हालांकि उस समय ये एग्जिस्टेंस में तो नहीं आया था, लेकिन 2019 में आपका ये क्वाड का कंसेप्ट निकल कर आया, ठीक है। डेट इज़ नॉट नेसेसरी, बस ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी याद रखना है। तो अगर हम बात करें क्वाड की ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं 2004 के सुनामी जब आया था इंडियन ओशन रीजन में, तो उसके बाद से निकल कर आता है, जहाँ पर भारत ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए थे टू सेफगार्ड द नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। और फिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन सब में यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भी कंट्रीब्यूट किया था।
तो ओरिजिनली ये ध्यान रखना, ओरिजिनली ये जो आपका क्वाड का कंसेप्ट है ना, वो जापान ने प्रपोज किया था। जापान ने प्रपोज किया था इसको एक प्रकार से 2007 में, 2007-6 के आसपास ही है। तो क्यों जापान ने प्रपोज किया, इसको समझना जरूरी है। इट वाज लाइक दैट कि चाइना उस समय काफ़ी तेज़ी से राइज कर रहा था मिलिटरली, इकोनॉमिकली। तो जापान को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील करने लगी कि भाई साहब अगर हम अकेले चाइना से डील करेंगे, मे बी वी कैन नॉट विन विद द चाइना, में बी वी कैन नॉट प्रेशराइज चाइना। तो डेफिनेटली जापान को एक्सटर्नल कंट्रीज की हेल्प की ज़रूरत पड़ी होगी, तो डेफिनेटली उन्होंने यूएस को अप्रोच किया, प्लस अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर उन्होंने एक ग्रुपिंग बनाने का प्रयास किया था। तो उस समय जो ग्रुपिंग का नाम था ना, ये था आर्क ऑफ फ्रीडम प्रपोज्ड बाय जापान। ये ना आर्क ऑफ फ्रीडम प्लस प्रोस्पेरिटी, ये आपका जापान ने प्रपोज किया था। ये एक प्रकार से जापान की डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी, जहाँ पर कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज को एकत्रित करना था टू टेकल द राइजिंग चाइना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एंड फिर उस समय भारत ने इस बात को भली भांति समझा कि भाई साहब अगर हम इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो हो सकता है चाइना नाराज़ हो जाए। बिकॉज उस समय भारत एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से वेवर चाहता था, और ये एनएसजी, भारत एनएसजी का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को यूरेनियम सब का सप्लाई मिल पाता है। इट इज़ ऑल बिकॉज कि भारत को वेबर प्राप्त है एनएसजी का। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियर मटेरियल्स है वो आपके दूसरे देश नहीं मंगवा सकते अगर वो एनएसजी के हिस्से नहीं है, बिकॉज ये सब मिलके यूरेनियम या फिर जो न्यूक्लियर रॉ मटेरियल्स है उन सब के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए भारत को लगा कि काफ़ी ज़्यादा ये सेंसिटिव हो जाएगा चाइना के लिए। ठीक है, इसलिए भारत ने उतना इंटरेस्ट उस समय नहीं दिखाया था। तो 2017 में फिर से राइजिंग थ्रेट ऑफ चाइना देखने को मिला, एंड तब जाके ये 4 कंट्रीज ने क्वाड को रिवाइव किया। क्वाड 2.0 जो है वो आपका एग्जिस्टेंस में आया बिटवीन द पीरियड ऑफ 2017 टू 2021। ठीक है, कोर ऑब्जेक्टिव क्वाड का क्या है कि रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम हो। ठीक है, बट इनडायरेक्टली कहूँ तो मेन ऑब्जेक्टिव वही है, टू काउंटर चाइना। ठीक है, यूएस भी परेशान है चाइना से, क्योंकि यूएस की डोमिनेंस को, हेजेमनी को डायरेक्टली चाइना चैलेंज कर रहा है, ये तो आपको पता है। तो यूएस को तो हमेशा चिंता रहती है कि हमारे अगर कोई हेजेमनी को चैलेंज करे तो भाई साहब ये बर्दाश्त कैसे करेंगे। ये बात निकल कर आती है। ऑल्सो आपका अब इंडिया को भी देख लो, इंडिया को भी ज़रूरत है ना, बिकॉज एग्रेसिवनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ ये देख लो, बॉर्डर की इश्यूज, टेंशन सब काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, साथ ही साथ जापान का भी डिस्प्यूट रहता है चाइना के साथ, लाइक योर कौन सा आइलैंड है, सेनाकाकू आइलैंड जापान की है ना, वो डिस्प्यूट में रहती है विद द चाइना। तो इन सब को अगर कोलैबोरेटिव फैक्टर मिला दो तो फिर ऐसा लगा कि हाँ क्वाड की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये सब एक साथ आए टू फुलफिल दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो अब वही बात है, यहाँ पर आपका देख लो इवोल्यूशन कैसे हुआ। 2004 देयर वाज ए फॉर्मेशन ऑफ सुनामी कोर ग्रुप। 2006 दैन 2007 में क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद 2007 में ही मालाबार एक्सरसाइज हुआ, जहाँ पर ये कंट्रीज पार्टिसिपेट भी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया, तो एक तो ये है कि बैलेंसिंग द चाइनाज इन्फ्लुएंस, ये तो बात है ही, हमने कितनी बार डिस्कस किया है। ठीक है, along with rising importance of Indo-Pacific, बिकॉज इंडो पैसिफिक में काफ़ी ज़्यादा शिप्स प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं। यूँ कह सकते हो कि वॉल्यूम ट्रेड इन द इंडो पैसिफिक इज़ वेरी हाई, और ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये आपका सिक्योर रहे। ठीक है,
इंडो पैसिफिक में साउथ चाइना सी भी आ जाता है वैसे अगर कहा जाए तो, और साउथ चाइना सी एक आपको पता है बड़ा ही गर्म मुद्दा रहता है। ऑल्सो इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी सप्लीमेंटिंग इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज। ठीक है, बिकॉज क्वाड कैन हेल्प इंडिया ओवरकम द लिमिटेशंस। लेट से कि अगर डिफेंस से रिलेटेड कुछ फाइनेंसिस की कमी है तो क्वाड कैन हेल्प नेवल कैपेसिटी स्ट्रेंथन किया जा सकता है, मिलिट्री की स्ट्रेंथन बिल्डअप कर सकती है, टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज। एडिशनल कोलैबोरेशन ऑन इमर्जिंग थ्रेट्स ये भी है, जैसे आज के समय में आप देख लो साइबर अटैक्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर भारत को साइबर सुरक्षा चाहिए तो जाहिर सी बात है हमें उन देशों से टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी जो इन सब में एक्सपर्ट है, तो वी कैन हैव द टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएसए। ठीक है, तो ये सब कोलैबोरेशन कैन हेल्प इन डीलिंग विद द इमर्जिंग थ्रेट्स। तो चैलेंजेस फॉर क्वाड क्या है, तो भैया इम्प्लीकेशन ऑन इंडियाज अदर बायलैटरल या मल्टीलैटरल इंगेजमेंट, यानी कि अगर हम क्वाड से जितनी नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं मे बी द चाइना रशिया रिलेशन कैन गेट स्ट्रोंगर एंड मे बी द इंडिया रशिया रिलेशंस हो सकता है वो प्रभावित हो, बिकॉज रशिया को भी पसंद नहीं है क्वाड। एंड ऑल्सो इट हैज़ अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अनक्लियर ऑब्जेक्टिव को ऐसा, तुम्हारी ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हारा मेन फोकस एरिया क्या है। नहीं तो जो कंट्रीज है वो ये अनुमान लगाते थे देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू काउंटर चाइना, है ना जनरली। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अदर एसेंशियल एरिया जहाँ पर कॉपरेशंस बिल्टअप होनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वेदर इट इज़ क्लाइमेट चेंज, वेदर इट इज़ वैक्सीन डिप्लोमेसी, वेदर इट इज़ बूस्टिंग ट्रेड, ये क्लियर होकर नहीं निकल कर आती है। तो ऐसे में चाइना के ऊपर मतलब चाइना को भी गलत इंप्रेशन जाता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर ही खेल खेल रहा है। ऑल्सो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन। एंड ओसाका ट्रैक के बारे में मैंने बताया था यस्टरडेज लेक्चर में, तो आप हमें बता सकते हो व्हाट इज़ दिस। एंड ऑल्सो कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स फ्रॉम यूएस, इसको भी समझ लीजिए, बिकॉज एक तरफ यूएस आपका क्वाड में शामिल हुआ, ठीक है, दूसरी तरफ ऑकस का निर्माण करता है यानी कि ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस ग्रुपिंग का, अब इसमें भारत को शामिल ही नहीं किया गया। ठीक है, तो चाहता क्या है यूएस, यही क्लियरिटी नहीं निकल कर आती है। ठीक है, एंड ऑल्सो डाइवर्जेंस ऑन एक्सेप्टेबल रिस्क एंड कोस्ट एंड चाइनाज इन्फ्लुएंस। चाइनाज इन्फ्लुएंस को समझ लो कि चाइना का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज है क्वाड मेंबर्स के साथ, इंडिया के साथ भी देख सकते हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी देख सकते हो। तो चाइना इस टाइज को या फिर इस रिलेशन को वो इस्तेमाल कर सकता है अपने तरफ से टू इन्फ्लुएंस द नेशन कि भाई साहब अगर तुम हमारे अगेंस्ट गए तो फिर हम ट्रेड रिलेशंस ख़त्म कर देंगे या फिर हम सप्लाई चेन को पैकअप कर देंगे, तो तुम्हारे यहाँ डोमेस्टिक सप्लाई की कमी हो जाएगी, रॉ मटेरियल की सप्लाई की कमी हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, ऐसा कुछ। तो अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड फॉर द क्वाड तो क्या है, कलेक्टिव एक्शन लेके चलिए, क्लियर विजन रखिए, एक्सपेंडिंग द क्वाड। ठीक है, और कंट्रीज को ज्वाइन करवा सकते हो जो इंडो पैसिफिक से रिलेटेड है। ठीक है, लाइक इंडोनेशिया सिंगापुर, ये भी है, सब अच्छा पॉइंट है। एंड ऑल्सो नीड फॉर ए मैरीटाइम डॉक्ट्रिन, मैरीटाइम डॉक्ट्रिन जो आपका कंप्रिहेंसिव विजन रिप्रेजेंट करे इंडो पैसिफिक पर। ठीक है, दैट विल ऑल्सो फोकस ऑन हाउ टू डील विद द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर मैरीटाइम चैलेंजेस। ठीक है, एंड ऑल्सो डिपेंड द एंगेजमेंट टू इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर अदर मेंबर्स, तो किन किन देशों के लिए क्या क्या सिग्निफिकेंस है, जापान के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। तो जापान बेसिकली आपको पता है आइलैंड कंट्रीज है, आइलैंड में क्या है कि वैसे आप चारों तरफ वाटर ही वाटर से सराउंडेड है, तो इसके लिए अगर इनको फॉरेन कंट्री से या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो जाहिर सी बात है इनके लिए फ्री ओपन सी रूट होना चाहिए, ओपन सी रूट होना चाहिए। लेकिन आपको ही पता है कि चाइना साउथ चाइना सी में सॉवरेनिटी एसर्शन करता है, सॉवरेनिटी क्लेम करता है। ठीक है, ऑल्सो चाइना और जापान के बीच आइलैंड टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट्स भी रहती है। तो ऐसे में वैसे अब चाइना जापान अकेला पड़ जाता है तो बोलता है कि हमें भाई थोड़ा सा चाहिए जो कहीं ना कहीं हमें सेफगार्ड कर सके
ठीक है, तो ये बातें हैं। और चाइना आप देख सकते हो मिलिट्री बिल्टअप भी करता है। ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वही है कि ये अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चाइना के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात है। यूएस के लिए बात करें तो यूएस के लिए इंडो पैसिफिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें। आप देख सकते हो 2019 में 1.9 ट्रिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो तो सिर्फ अकेले इंडो पैसिफिक रीजन से हुआ। सोचो, इंडिया के इकोनॉमी का वैल्यूएशन कितना है, 5 ट्रिलियन है। यहाँ पर अकेले 2019 में 2 ट्रिलियन डॉलर का आपका इंडो पैसिफिक से ट्रेड किया है यूएस ने। ठीक है, तो एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के ऊपर, तो इसको भी जान लो। तो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ये कंसेप्ट चाइना ने फॉरवर्ड किया था। किस लिए? तो यूएस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है या फिर क्वाड जो है उन सब के विरोध में। ठीक है, इसमें कॉमन कम्प्रिहेंसिव कोऑपरेटिव सस्टेनेबल सिक्योरिटी सबकी बात करता है। ठीक है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ओपननेस, इंटीग्रेशन, एंड ऑल्सो इट एम्स की बाय द प्रिंसिपल ऑफ इनडिविजिबल सिक्योरिटी का पालन किया जाए। अब इसको समझिए, प्रिंसिपल ऑफ इनडिविजिबल सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई भी देश वो अपने सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन नहीं कर सकता बाय वीकनिंग द सिक्योरिटी ऑफ अदर्स। मतलब यूँ कह सकते हो कि दूसरे को कमज़ोर करके कोई ताकतवर नहीं बन सकता। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनडिविजिबल सिक्योरिटी, है ना। नो कंट्री कैन स्ट्रेंथन इट्स ओन सिक्योरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। तो होप मैंने आपको ये क्लियरली समझाया है। तो एक दो एग्जांपल आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो प्रिंसिपल ऑफ इनडिविजिबल सिक्योरिटी का। ठीक है, वी हैव डिस्कस द क्वाड एज वेल। नाउ वी विल मूव ऑन टू व्हाट। क्वाड हो गया, अब इस पर ड्रामा ख़त्म करते हैं। नाउ क्या है मुद्दा फिर? नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट ये भी न्यूज़ में रहती है। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में क्या हमें देखना है, इसके बेसिक के बारे में जानना है। क्वेश्चन अगर इसमें पूछा जाता है तो डेफिनेटली रेलेवेंस के बारे में पूछा जाएगा कि क्या अब एनएम की रेलेवेंसी ख़त्म हो गई है या फिर है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सब कुछ होगा फिर वे फॉरवर्ड एंड देन द लेक्चर्स विल गेट एंडेड। सो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की कहानी हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा कहानी सुनने की ज़रूरत है। तो बेसिकली क्या था, जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ 1945 अप्रोक्स, तो बेसिकली जो वर्ल्ड है दो पावर में बट गई। एक तो आपका यूएस लेड एंड दूसरा है आपका यूएसएसआर लेड। जो आपका रशिया है वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ यूएसएसआर एंड लीडिंग द यूएसएसआर। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये कब तक चला, ये 1990 तक चला, जब तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो गया। तो इस बीच में आप देख सकते हो कि बाइपोलर वर्ल्ड था, यानी कि दो गुटों में विश्व बटी हुई थी। और बिकॉज ऑफ दिस ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे से ऊपर उठना चाहते थे। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना चाहते थे, इन द सेंस कि भाई साहब मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं स्पेस के फील्ड में देखो कितना आगे हूँ। बस इसलिए आप देखोगे कि 1969 में जो आपका वो मून के गया आपका स्पेसशिप, तो कहा जाता है कि वाज वन ऑफ द स्ट्रेटजी जो ये साबित करना चाहता था अपने डोमिनेंस को। कहा जाता है, वैसे बिलीव तो यही है, बाकी जो भी लॉजिक हो। और फिर यूएसएसआर भी अपना ये कोशिश करता था कि हम प्रभावित कर सके देशों को, इसलिए आपका गुट का भी निर्माण होता है। एक तरफ नाटो है, एक तो आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ताकि इनके प्रभाव में देश आए। तो ये सब तो चल ही रही थी। अब इसी समय आप देखो कि इंडिया एंड अदर अफ्रीकन कंट्रीज आज़ाद हुई थी। ठीक है, तो एक तरफ भारत आज़ाद हुआ, अदर अफ्रीकन कंट्रीज आज़ाद हुए।
और दूसरी तरफ ये आपका चल रहा है गुट बनाओ योजना। तो भारत को लगा कि भाई साहब अगर हम इनके चक्कर में रहेंगे तो पता चला कि हम फिर से गुलामी के जंजीरों में बंधते जाएंगे। इसलिए बेटर कि एक तरफ से हम अगर हम निकल गए हैं, वी हैव बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटेन, तो डेफिनेटली अब हम नॉन अलाइंड रहेंगे, यानी कि हम किसी गुट को शामिल नहीं होंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी न्यूट्रल रहेगी, ना हम यूएस की तरफ झुकेंगे ना हम यूएसएसआर की तरफ झुकेंगे। ठीक है, तो इसी से आपका जन्म होता है, इसी आइडिया से जन्म होता है आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, अब उसके 60 ईयर्स हो चुके हैं, तो इसी कंटेक्स्ट में आपका ये आपका न्यूज है। तो देख सकते हो, टू रिमेन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फॉरेन पॉलिसी डिसीजन, इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ नॉट ज्वाइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डोमिनेटेड बाय सिंगल पर्सपेक्टिव, है ना। इंडिपेंडेंट मीनिंग कि भाई साहब हम अपनी सॉवरेनिटी को हर्ट होने नहीं देंगे, ये सब मतलब होता है इंडिपेंडेंट का। ठीक है, और ये आपका कोल्ड वॉर के पीरियड के दौरान ये निकल कर आई थी। ठीक है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स and that don't need formally align themselves with either the USA or the Soviet Union, but they sought to remain independent or neutral। ठीक है, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या पर्पज़ थी, तो सिंपल सा पर्पज़ जो आप ध्यान में रख सकते हो, दैट कीवर्ड्स विल आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग योर आंसर्स इन रिचेबिलिटी। ठीक है, तो हवाना डिक्लेरेशन 1979, और यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ देखने को मिलता है कि नेशनल इंडिपेंडेंस होगा, सॉवरेनिटी होगी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होगी, सिक्योरिटी ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्रीज इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, कॉलोनिज्म, न्यू कॉलोनिज्म, रेशनिज्म एंड ऑल फॉर्म ऑफ फॉरेन सब्जुगेशन। तो ये जो आपका इंपीरियलिज्म है, कॉलोनिज्म है, न्यू कॉलोनिज्म है, ये इसमें क्या अंतर है, क्या आप हमें बता सकते हो? कॉलोनिज्म के बारे में तो आपने सुना ही है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही। व्हाट डू यू मीन बाय इंपीरियलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू कॉलोनिज्म? ठीक है, न्यू कॉलोनिज्म के बारे में तो हम वैसे पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से अब यही बनता है कि क्या नेम अपना रेलेवेंसी खो दिया है, तो यस तो क्यों, एंड नो तो क्यों नहीं। तो यस के फेवर में जाए तो पहला है आपका एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक का सिंपल सा मतलब है आउटडेटेड हो गया है। वैसा आपका मोबाइल है ना, 100 साल पुराना है तो आउटडेटेड हो गया है, तो अब जो है वो मॉडर्न फीचर को सपोर्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार से यही है कि भाई साहब ये जो एनएम का कंसेप्ट है वो तब था जब आपका वर्ल्ड दो गुटों में बटा हुआ था, अब तो ऐसा है नहीं, तो भाई साहब इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात, नो बकवास। उसके बाद है आपका नो कंक्रीट अचीवमेंट्स की, भले ही इतना चिल्ला चिल्ला कर हम बोले कि ये गुट है, एनएम है और नॉन अलाइनमेंट है, लेकिन कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना भूल गए, जैसे ह्यूमन राइट्स पर कोलैबोरेशन, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन पर रोक, ये सब है। उसके बाद चेंजिंग स्टेटस ऑफ इंडिया, चेंजिंग स्टेटस ऑफ इंडिया यानी कि पहले भारत ट्रूली एनएम पर फोकस करता था, लेकिन आपको भी पता है कि अब भारत फोकस करता है इश्यू बेस्ड पार्टनरशिप पर। इश्यू बेस्ड पार्टनरशिप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एस जयशंकर ने बोला था। ठीक है, कि नाउ इंडिया विल गो फॉर इश्यू बेस्ड पार्टनरशिप, यानी कि जहाँ हमारा नेशनल इंटरेस्ट प्रॉपरली सर्व होगा हम उसके साथ जाएंगे। ठीक है, रेदर देन आइडियलिस्टिक नॉन अलाइनमेंट। और तो लीडरशिप का इश्यू है डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं जो ग्रेटर कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो एनएम की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है आपका, क्या है, साउथ साउथ कॉपरेशन। ठीक है, G33 ये है। और अगर हम बात करें नो तो क्यों नहीं, मतलब इसकी रेलेवेंस क्यों ख़त्म नहीं हुई है, तो एक है आपका लीडरशिप, कि अभी भी आपका एनएम न्यूट्रल नेचुरल लीडरशिप प्रोवाइड करता है फॉर इंडिया एमंग द डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि इंडिया लीड करता है इसमें। ठीक है, और इसके माध्यम से इंडिया अपना सॉफ्ट पावर को एक्सर्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर, और ये सब फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू सब में भी पूछ ले जाते हैं, सॉफ्ट पावर हार्ड पावर क्या है। ठीक है, इंडिया
कैसे सॉफ्ट पावर कंट्री है, कुछ एग्जांपल दीजिए जहाँ पर आपको लगता है कि इंडिया सॉफ्ट पावर के माध्यम से अपनी डिप्लोमेसी को प्रमोट करता है। एंड वी हैव द चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स। चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स वही हो गई भाई कि अब पहले कोल्ड वॉर थी, अब न्यू कोल्ड वॉर चल चुकी है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। ठीक है, जो आपका रिफ्लेक्ट भी होता है ट्रेड वॉर, क्वाड इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक, ऑल दीज। एंड नाउ वी हैव द साउथ साउथ कॉपरेशन एंड ऑल्सो यूएनएससी रिफॉर्म्स। तो यूएनएससी रिफॉर्म्स यानी कि आप समझो कि ये जो भी मेंबर्स एनएएम में हैं उनका अगर सपोर्ट रहता है या फिर यूएनएससी रिफॉर्म्स में ये सपोर्ट दिखाते तो जाहिर सी बात है यूएन के रिफॉर्म को अपर एज मिलेगा और इंडिया की जो परमानेंट सीट का एक प्रकार से दावा रहता है या फिर जो भारत को सपोर्ट चाहिए वो यहाँ से मिल सकती है। ऑल्सो न्यू कॉलोनिज्म। न्यू कॉलोनिज्म को समझ लो कि पहले कॉलोनिज्म होता था। कॉलोनिज्म में क्या है कि भाई साहब एक डोमिनेटिंग देश है और वो क्या होगा, दूसरे देश के टेरिटोरियल रीजन पर कब्जा करेगा, वहाँ पर रूल करेगा, शासन करेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, न्यू कॉलोनिज्म का दौर चल रहा है कि भले ही हम जो है टेरिटोरियल रीजन पर जाके कब्जा ना करें, लेकिन इकोनॉमिक माध्यम से आपको गुलाम बना दे, डिजिटल माध्यम से आपको गुलाम बना दे। जैसे आप देख सकते हो चाइना की डेप्टर पॉलिसी भी कह लो या फिर आपका जो एमएनसी सब है, मल्टीनेशनल कंपनी, जो क्या है वो कोई डोमेस्टिक कंट्री की कंपनी थोड़ी ना है। इट इज़ एक्चुअली द कंपनीज ऑफ डेवलप्ड नेशन या फिर वेस्टर्न कंट्रीज। तो उनका इन्वेस्टमेंट पूरा यहाँ पर है, उनके इन्वेस्टमेंट से आपका एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, उनके इन्वेस्टमेंट से आपका प्रोडक्ट की डिमांड फुलफिल हो रही है। तो अगर लेट्स से कि अगर कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाए दोनों देश के बीच में और बोला कंट्री ए कि भाई साहब सारे कंपनी लौट के आ जाओ, ठीक है, सारे इन्वेस्टमेंट को उठा लो, तो आप समझो कि शेयर मार्केट कैसे गिर जाएगी। आप समझो कि किस प्रकार से आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो चला जाएगा, है ना। अब इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो ये सब बातें, ये सब आपका न्यू कॉलेजम की है। उसी प्रकार से आप देख लो ये जो आपके फेसबुक, ट्विटर, ये सब जो भी है, ठीक है, वो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, जो डाटा है हम लोग का वो आपका गैदर कर रहे हैं। अल्टीमेटली व्हाट यू आर टाइपिंग, व्हाट यू आर सर्चिंग, दे ऑल्सो गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन देयर सर्वर, है ना। अब वो डाटा का क्या करते क्या नहीं करते, यू डोंट नो। तो दीज आर द स्ट्रेटजी। हालांकि हम जो है मार्केट है उनके लिए, वी आर द मार्केट, वी डज नॉट प्रोवाइड एन ऐप लाइक फेसबुक और ट्विटर टू दीज कंट्रीज, बट दे प्रोवाइड टू देम, टू मी, टू अस, टू आवर कंट्री। ठीक है, ये है। एंड ऑल्सो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो वे फॉरवर्ड की बात करें तो वही है, री इन्वेंटिंग द एजेंडा, बेटर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड रेगुलर समिट्स कॉन्टेनिंग चाइना। एंड कंक्लूजन की बात करें तो वही है कि NAM हैज सर्व्ड द यूजफुल पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वही हो गया कि भाई साहब जो कॉलोनिज्म के चंगुल से बाहर आए हैं ना, अब जो जैसे बहुत सारे जो अफ्रीका में कंट्रीज हैं, है ना, एंड कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड साउथ साउथ कॉपरेशन को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ द लेक्चर्स। तो हमने कौन कौन से टॉपिक को कर लिया, NAM वी हैव कवर्ड दिस, यस। SCO we have covered this, yes, in detail, and also we have covered the quad in detail. तो होप कि ये सारे इश्यूज आपके क्लियर हो गए होंगे। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज we will move on further discussion, and that will be focusing on OPEC। तो OPEC के बेसिक के बारे में जानेंगे। G7 है, G7 का वैसे इसको भी हमें लगता है मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज G7 की रिसेंट समिट हुई थी, उसमें क्या आउटकम निकला वी हैव टू डिस्कस। उसके बाद ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन है, इसके बारे में देखेंगे। एंड देन विल मूव ऑन एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो ओपन स्काई ट्रीटी, ये सब पुराने मुद्दे हैं, मे बी इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दीज एंड देन वी विल प्रोवाइड टू यू अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर नाउ, द लेक्चर इज ओवर।
Thank you. Thank you very much.